वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है पटवारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हिमाचल प्रदेश पटवारी का प्रीवियस ईयर पेपर है, ये 2019 का पेपर है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एचपी पटवारी के जो एग्ज़ाम है वो 2012 में कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद 2013 में, 2015, 2016 और 2019। ठीक है, 2016 और 2019 के जो थे ये पेपर थे। इसके जो 5 पेपर है, इन पांचों की जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा इनका जो सोल्यूशन है, डेली मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इन पांचों के पांचों पेपर का जो फुल सोल्यूशन है वो इस चैनल पे आपको इन डेप्थ मिलेगा, क्योंकि हम पूरा जो पेपर है वो इन डेप्थ जो है इसका सोल्यूशन करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। क्वेश्चन है, जीके का जो पार्ट है, इसका जीके पार्ट है ये। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो किसे कहा जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखा, आपके जो एग्ज़ाम है, जो सिंगल डे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें फुल फॉर्म्स भी अक्सर पूछी जाती है। और जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें जो है कंप्यूटर इस बार आएगा। कंप्यूटर के आपके मान के चलिए आप 10 से 12 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ बेसिक है, कंप्यूटर के भी इसमें 10 से 12 क्वेश्चन इस बार जो है पूछे ही जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रैम की, तो रैम की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा अगर हम बात करें रोम की, तो दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा अगर हम बात करें सीपीयू की, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट देखिएगा, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो सौर ऊर्जा है, सन एनर्जी है, उसका सोर्स क्या है? उसका जो सोर्स है दैट इज नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिएगा दो तरीके की जो रिएक्शंस है, एक नाभिकीय संलयन होगी आपकी, एक होगी आपकी नाभिकीय विखंडन। जो संलयन है, संलयन का मतलब होता है इकट्ठा होना। जो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस मिलके एक बनाते हैं, फिर नेक्स्ट जो दो है वो मिलके एक बनाएंगे। इस तरीके से जो है ये चेन रिएक्शन चलती है और आगे से आगे चलती रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर चाहिए बहुत ज़्यादा। इसमें क्या है, हाई टेम्परेचर की नीड होती है। इसके अलावा जो है ये जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, ये रिएक्शन अगर एक बार स्टार्ट होगी फिर रुकना जो है, इसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो सौर ऊर्जा का स्रोत है वो भी यही है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और पूछा जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब। जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसका जो सिद्धांत है, उसका जो प्रिंसिपल है, वो किस रिएक्शन के बेस पे है? वो इसी रिएक्शन के बेस पे है, न्यूक्लियर संलयन। इसीलिए हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो मोर पावरफुल होता है किससे? न्यूक्लियर बॉम्ब के। जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। क्यों? क्योंकि ये किस रिएक्शन पे काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे। इसमें एटम जो है इकट्ठे होते रहते हैं, और जब इकट्ठे होते हैं तो यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, आप सभी को पता है। तो यूनिटी में जो है ये काफ़ी बड़ा जो है ब्लास्ट करता है। इसके अलावा देखिएगा, अगर विखंडन की बात करें, पूछा जाता है कि जो आपका नाभिकीय विखंडन है उस पर कौन सा बॉम्ब आधारित है। तो जो परमाणु बॉम्ब होता है वो न्यूक्लियर फिजन पे डिपेंड होता है। परमाणु बम, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये आपका नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। रासायनिक क्रियाओं से बात करें, रासायनिक क्रियाएं कौन सी होती है? ऐसी क्रियाएं जहां दो प्रोडक्ट मिलके जो है तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 1939 में धामी आंदोलन के नेता कौन थे? धामी गोलीकांड काफ़ी फेमस गोलीकांड है। हिमाचल प्रदेश का पहला गोलीकांड था ये, इसलिए फेमस है। ये इसके जो नेता थे दैट इज भागमल सोठा। कौन थे? भागमल सोठा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। देखिएगा, धामी क्या है? धामी बेसिकली जगह है। पहले जो है ये एक रियासत हुआ करती थी। अब तो जो धामी है वो शिमला स्टेट के अंतर्गत आता है, लेकिन पहले जो है धामी एक छोटी रियासत थी, और इसमें राणाओं का जो है शासन हुआ करता था। इसके जो शासनकर्ता थे वो राणा थे। तो उन्होंने जो है कुछ एक प्रथा चलाई हुई थी, जैसे बेगार प्रथा है, और उसके अलावा टैक्स जो था वो था। उसके अलावा जो यहाँ के लोग थे, जो इस रियासत के लोग थे, उनकी मुख्यतः 3 डिमांड्स थी। ठीक है, अपना जो इनका राणा था उससे 3 डिमांड थी। एक तो थी कि बेगार की जो प्रथा है इसको ख़त्म किया जाए। बेगार प्रथा को क्या किया जाए? ख़त्म किया जाए। बेगार प्रथा का मतलब होता है फ्री में काम करवाया जाता था, बिना पैसे के फ्री में काम करवाया जाता था। जो सेकंड थी दैट इज़ की जो टैक्स है, इनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था उसको रिड्यूस किया जाए 50% से, 50% की दर से, यानी कि आधा कर दिया जाए टैक्स। इसके अलावा इनकी एक प्रजामंडल हुआ करती थी, धामी प्रजामंडल।
वो ख़त्म हो गई थी। तो इनका कहना था कि उस रियासत की जो प्रजामंडल है, धामी प्रजामंडल, उसको जो है दोबारा बनाया जाए। जो धामी प्रजामंडल है उसकी स्थापना दोबारा की जाए। तो ये जो थी वहाँ के लोगों की उस समय की मांगें थी। तो इन मांगों को लेके जो है वो काफ़ी बार इकट्ठा हुए थे। तो 1937 में 1937 में क्या किया उन्होंने, एक सभा बनाई जिसका नाम था प्रेम प्रचारिणी सभा। क्या नाम था? प्रेम प्रचारिणी सभा। एक सभा का जो है निर्माण किया गया, प्रेम प्रचारिणी सभा, 1937 में। इसी सभा के जो अध्यक्ष थे सीताराम जी बनाए गए थे। और इनकी जो मीटिंगें हुई बाद में, इसके अलावा इसी को बना दिया गया बाद में, ठीक है। 13 जुलाई, मैं यही लिख देता हूँ, 13 जुलाई 1939, ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 जुलाई 1939 को इसी सभा को बना दिया गया धामी प्रजामंडल, ठीक है। इसी सभा को जो है धामी प्रजामंडल के रूप में बदल दिया गया। तो थर्ड जो मांग थी वो तो फुलफिल हो गई थी, इनकी फुलफिल हो गई थी, ठीक है। ये तो पूरी होगी कि हमारा प्रजामंडल बन जाए। लेकिन जो दो मांगे थी मेजर, कि एक तो बेगार प्रथा को ख़त्म करना है और सेकंड वन इज की जो टैक्स है उसको रिड्यूस करना है 50% की दर से, तो ये इनकी मांगे रह गई थी। तो यहीं पे जो है इन्होंने क्या किया, मीटिंग हुई थी कि हम जो है, जो हमारा राणा है उससे मिलेंगे। तो 16 जुलाई 1939, 16 जुलाई 1939 को क्या हुआ, एक पर्सन है दैट इज़ भागमल सोठा, ठीक है, जिनका अभी हमने नाम लिया भागमल सोठा। इनकी अध्यक्षता में 1500 से 1600 पर्सन जो है, 1500 से 1600 व्यक्ति जो है मिलने पहुंचे थे राणा से। लेकिन इनको जो है बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया। भागमल सोठा को जो है आधे रास्ते में ही जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो भीड़ इनके साथ चली हुई थी उस समय, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी जो है कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि इनका कंट्रोल था, इनके साथ चले हुए थे वो। जब यही नहीं रहे वहाँ पे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये जो भीड़ थी अनकंट्रोल होगी। जब ये अनकंट्रोल होगी, उसके बाद जो वहाँ का राणा था उसने जो है पुलिस को ऑर्डर दिया कि आप फायरिंग कर दो, इनके ऊपर गोलियां चलाने का जो है उन्होंने ऑर्डर दे दिया। और इसमें कुछ एक की मृत्यु हुई, बहुत सारे इसमें घायल हो गए। तो इसीलिए ये जो है पूछा जाता है कि धामी गोलीकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 जुलाई 1939, ठीक है। ये डेट आपको याद करनी है, पूछा ही जाता है इसके बारे में अक्सर। और इसके अलावा बाद में जो ये प्रजामंडल के जो आज थे मेंबर्स थे, ये जवाहरलाल नेहरू जी से मिले थे, महात्मा गांधी से मिले थे, और उन्होंने जो ये धामी गोलीकांड हुआ था इसके बारे में भी जिक्र किया था। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में जो पहली रेलगाड़ी थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ कहाँ से कहाँ चली थी ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये चली थी मुंबई से लेके, मुंबई टू ठाणे, मुंबई टू ठाणे चली थी ये। और ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है। महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है वहाँ पे है। और किसके कार्यकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसके कार्यकाल में चली थी, तो आपको याद करना है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये फर्स्ट ट्रेन जो थी इंडिया की वो चली थी। नेक्स्ट देखिएगा, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, उनका जो मुख्य कारण है वो क्या है? वो है टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना, उनका जो है आपस में टकराना। पृथ्वी के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, जब वो आपस में टकराती हैं, उनका आपस में घर्षण होता है, तो जो है भूकंप आता है। भूकंप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसके जो तीव्रता है, भूकंप की कुछ एक फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। तो जो भूकंप की फ्रिक्वेंसी है उसको किस स्केल पे मापा जाता है? इसको मापा जाता है रिएक्टर स्केल पे, ठीक है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल पे, ये आपको याद करना है। और इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश में आया था 1905 में, 1905 में एक भूकंप आया था हिमाचल प्रदेश में, 4 अप्रैल 1905, 4 अप्रैल 1905 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक भूकंप आया था। बहुत बड़ा भूकंप था, विनाशकारी भूकंप के नाम से इसको जानते हैं हम। ये डेट आपसे अक्सर एग्जामिनर पूछता है। जो भी सिंगल डे बेस्ड एग्जाम होते हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो विनाशकारी भूकंप है कांगड़ा जिले में, वो कब आया था? तो ये 1905 में आया था, 4 अप्रैल को। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो है कहाँ पे लोकेटेड? अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये लोकेटेड है शिमला के अंदर। कब वो इसकी स्थापना हुई थी? 26 जनवरी 1971, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद जो है हमारे को हमारा हाई कोर्ट भी मिल गया था। इससे पहले कहाँ पे था हमारा हाई कोर्ट? तो हिमाचल प्रदेश की जो बेंच थी, हाई कोर्ट की जो बेंच थी वो शिमला में ही थी। लेकिन ये किसके अंडर काम करता था? ये काम करता था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर,
ठीक है, हमारा जो हाई कोर्ट है हिमाचल प्रदेश का, हम हिमाचल जो था वो किस हाई कोर्ट के अंडर काम करता था, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन इसकी जो बेंच थी वो शिमला में थी। कब बना था ये? 1971 में। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, जब पहली बार हमारा हाई कोर्ट बना तो पहले इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो मिर्जा हिमदुल्ला बेग। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? दैट इज मिर्जा हिमदुल्ला बेग, MH बेग करके हम इनको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और अभी अगर हम बात करें वर्तमान में जो अभी है करंटली हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस, हिमाचल प्रदेश के मुख्य जो न्यायाधीश है, दैट इज GS संधावालिया। GS संधावालिया जो है अभी करंट टाइम में क्या है? हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क बर्फ क्या है? जो ड्राई आइस है वो क्या है? ये बेसिकली एक सॉलिड फॉर्म है किसकी? CO2 की। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो है सॉलिड फॉर्म है जो शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ यानी कि सॉलिड CO2। अभी इसमें क्या होता है कि जो जब भी हम इसको पिघलाते हैं, ड्राई आइस को जब भी हम पिघलाएंगे, इसको मेल्ट करेंगे, तो ये जो है कन्वर्ट नहीं होगी लिक्विड में। ठीक है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, या फिर हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सब्लिमेशन रिएक्शन। और पूछा भी जाता है कि कोई भी सॉलिड है उसका डायरेक्टली गैस में परिवर्तन करना। ठीक है, कोई भी सॉलिड है, कोई भी ठोस चीज़ है, उसको जब भी हम हीट करते हैं या फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में बात करें तो इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। तो जो ड्राई आइस है यानी कि जो सॉलिड CO2 है, इसको भी जब हम हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। आजकल जो भी मैरिज होती है, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, मैरिज में जब ब्राइडल की एंट्री होती है तो एक तरीके से जो है एक मटके लगाए होते हैं, उसमें से जो है आर्टिफिशियल क्लाउड निकाले जाते हैं, आर्टिफिशियल जो बादल है वो निकाला जाता है। वो क्या होता है? वो ड्राई आइस ही होती है। ठीक है, जो जो मटके होते हैं उसके अंदर हीटर एलिमेंट लगा होता है, पानी होता है उसके अंदर, जैसे ही ड्राई आइस डालते हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है किसमें? गैस में। इसी तरीके से जो हमारा कपूर होता है, कपूर भी जो है सब्लिमेशन का ही एक एग्जाम्पल है। जैसे ही कपूर को जलाते हैं वो क्या है? वो लिक्विड में फॉर्म में नहीं आता, वो डायरेक्टली किस में चला जाता है? वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चला जाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लेनेट है, अगर हम सोलर प्लेनेट की बात करें तो सबसे जो हॉटेस्ट है दैट इज शुक्र। कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र से बात करें क्यों ये हॉट है? क्योंकि शुक्र की जो संरचना है, इसका जो आउटर लेयर है, जो इसकी बाहरी लेयर है, यहाँ पे है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? यही गैस CO2 को ही ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसने जो है इसको यहाँ से जकड़ रखा है, यहाँ से जो है जो भी इसका आउटर लेयर है, यहाँ पे एक मोटी परत है CO2 की। तो जो भी किरणें सूर्य की इसके अंदर एंटर करती है, जितना भी सूर्य का प्रकाश इसके अंदर एंटर होता है, तो वो बहुत कम मात्रा में जो है बाहर जा पाता है। तो जो है जो ये सूर्य का प्रकाश है वो इसी के अंदर रह जाता है और ये हीट हो जाता है, ये गर्मी हो जाती है इसके अंदर, और ये बिल्कुल गर्म हो जाता है ग्रह। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज़ 464 डिग्री सेल्सियस, 464 डिग्री सेल्सियस जो है इसका एवरेज टेम्परेचर है। इसी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि भोर का तारा किसको बोलते हैं? भोर का तारा। तो भोर का तारा भी वीनस को ही कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि पृथ्वी की जुड़वां बहन के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो भी आपका शुक्र ग्रह ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि इसकी जो आकार है, इसका जो मास है यानी कि द्रव्यमान है, वो एज इट इज़ ही है जितना हमारा पृथ्वी का है। नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, NAAR, इसके ये कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, जितने पेपर रहेंगे, हम पहले पेपर डिस्कस करेंगे 2019 से लेकर 2012 तक, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चलेंगे। और इसके बाद जब पेपर खत्म हो जाएंगे फिर मैं आपको जो है पूरा जो इसका सिलेबस है, क्योंकि हमने RTI अप्लाई कर रखी है, RTI में पूछा है कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। हालांकि उसमें मैथ तो आएगा ही आएगा, इंग्लिश भी आएगी, GK भी आएगी, जिस तरीके से थोड़ा सा पहले दे रखा है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने। तो हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस शुरू करेंगे इस पर। ठीक है, इसी चैनल पे 1 से 2 क्लासेस जो है डेली आपकी 2 घंटे की हो सकता है हम लाइव भी करें शाम को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85, दांतों के सबसे बाहरी परत को
क्या कहा जाता है? जो दांतों का आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहा जाता है इनेमल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनेमल। काफ़ी कठोर जो है ये होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? ओल्ड नेम में जो है एशियन टाइम में जो आपका शिवालिक माउंटेन्स थे इनको जाना जाता था मेनाक पर्वत से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसका जो मतलब होता था वो होता था शिव की जटाएं, शिव भगवान की जटाएं। शिवालिक जो रेंज है ये सबसे लोएस्ट रेंज है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का जो रेंज है वो यहीं से शुरू होती है, माउंटेन्स की जो रेंज है यहीं से शुरू होती है। इनकी हाइट है आपकी 300-350 मीटर से लेके लगभग 1500 मीटर तक। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक जो है ये फैली हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन ये दो प्रसिद्ध किसकी किस्में हैं? तो ये जो है प्रसिद्ध किस्में हैं किसकी? आलू की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पोटैटो की है ये वेराइटीज़ है कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन। अच्छा, इसके नाम पे क्यों है ये कुफरी के नाम पे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दैट इज CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये कुफरी के अंदर लोकेटेड है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, जहाँ पे पोटैटो के बारे में रिसर्च की जाती है, अलग अलग वेराइटीज़ के बारे में। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी वेराइटीज़ जो है डेवलप की है। कहीं किसी की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है या फिर कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा ठंड है, जैसे लाहौल स्पीति का एरिया है, वहाँ पे किस तरीके का आलू जो है बोया जाए ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ कौन सा प्रोडक्शन, कौन सा आलू की वैरायटी बोई जाए कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ये जो है वैरायटीज़ निकालते रहते हैं। तो ये इन्हीं की वैरायटी है कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन। ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की इनके द्वारा जो है ये जारी की गई है, इन्होंने ये निकाली है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में स्थित है? सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की वो कहाँ पे है? वो है सिरमौर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेम पूछ लिया जाए आपसे कौन सी है तो दैट इज रेणुका जी लेक, रेणुका जी लेक। ठीक है, काफ़ी जो है धार्मिक महत्व भी है इस लेक का। तो ये है कहाँ पे? ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहीं पे ऑप्शन बी देखें हम तो बी में क्या है? हमारा बिलासपुर है ऑप्शन। तो इसमें क्या है? यहाँ पे है गुरु गोविंद सागर लेक, गुरु गोविंद सागर झील। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है, यानी कि कृत्रिम लेक, खुद बनाई गई है। सबसे बड़ी झील जो खुद बनाई गई है मनुष्य द्वारा वो है गुरु गोविंद सागर लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड है? बिलासपुर के अंदर। कौन सी रिवर के ऊपर है? तो ये है सतलुज नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर। मंडी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? मंडी में एक जो है तैरते टापू वाली झील है, उस झील का नाम है पराशर लेक, पराशर झील। ये कहाँ पे है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे चंबा की, चंबा से पूछा जाता है मणिमहेश लेक, ये कहाँ पे है? ये चंबा के अंदर लोकेटेड है। इसके बाद महाकाली झील, महाकाली झील ये कहाँ लोकेटेड है? ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 89 क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश सॉरी भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की अगर सबसे लंबी सुरंग की बात करें दैट इज चेनानी नासिर सुरंग। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। और इसकी हाइट की लेंथ की बात करें 9.28 किलोमीटर, 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, शोंगटोंग करछम जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर बनी हुई है? जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश के, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उनसे एक क्वेश्चन जो है कोई भी एग्जाम हो हिमाचल प्रदेश का वहाँ से बनता ही बनता है, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। किस नदी पे है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, या फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इस तरीके से ही एग्जामिनर जो सिंगल डे एग्जाम है वहाँ पे पूछता है। यहाँ पे शोंगटोंग करछम के बारे में पूछा गया है, ये सतलुज रिवर के ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। पूछा जा सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में 4 नदियाँ दे रखी है हमारे पास, सतलुज, गंगा, चेनाब और रावी। तो इसमें गंगा को अगर हम छोड़ दिया जाए, गंगा नदी को अगर छोड़ दिया जाए, तो सतलुज, चेनाब, रावी ये सब क्या है? ये सब हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियाँ हैं। टोटल जो हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियाँ हैं, मेन रिवर्स है, वो कितनी है? 5 है। हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य नदियां हैं वो है 5, सतलुज, चेनाब, रावी। इसके अलावा जो बस्ती है दैट इज व्यास, और एक लास्ट बस्ती है यमुना। लास्ट कौन सी है? यमुना। ये है 5 मुख्य नदियां। मुख्य नदियों से मतलब होता है ऐसी नदियां जो कि काफ़ी
जिसमें बहुत सारी और नदियाँ आके मिलती है, यानी कि जिसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हो, उस नदी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य नदी का नाम दे दिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य नदियाँ हैं, सतलुज, चेनाब, रावी, व्यास और यमुना। जो लॉन्गेस्ट रिवर है, जो सबसे लंबी है, वो है सतलुज। सबसे लंबी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, वो है सतलुज। अच्छा, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बड़ी की बात जब आती है, लॉन्गेस्ट की बात आएगी, दैट इज सतलुज। अगर लार्जेस्ट की बात पूछा जाए, बड़ी की बात पूछा जाए, वो है चेनाब। बड़ी और लंबी में क्या फ़र्क है, लंबी की जब बात की जाती है तो इसकी लेंथ के बारे में पूछा जाता है, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है। लेकिन जब बड़ी की बात हो तो बड़े का मतलब है उसके अंदर पानी का घनत्व कितना है, उसके अंदर पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी है। तो पानी की डेंसिटी चेनाब में ज़्यादा है, इसलिए ये बड़ी है। और सबसे छोटी जो नदी है हिमाचल प्रदेश की, वो है यमुना नदी। सबसे छोटी नदी कौन सी है, वो है यमुना नदी। नेक्स्ट देखिए 91, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पे स्थित है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था, ऐसे भी एग्जामिनर पूछता है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था यूनेस्को की, कब, 2014 में। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया था, 2014 में इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण था, उसकी रचना की गई थी किसके द्वारा, पाणिनि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा 93, खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है। देखिएगा, जो खाने का पैकेट होता है वो 2-3 तरीके का आता है। या तो उस पर आपका इस तरीके से एक रेड डॉट होगा, या फिर ग्रीन डॉट होगा, या फिर ब्राउन कलर का डॉट होता है। जो ब्राउन कलर का होगा या फिर रेड कलर का होगा, उसका मतलब है या तो उसमें अंडा है जो ब्राउन कलर का होता है, या फिर वो मांसाहारी। जो रेड कलर का होता है उसका मतलब होता है कि वो नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि वो मांसाहारी है। और जो ग्रीन होता है दैट इज़ कि वो वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, उसके अंदर कोई भी जो है अंडा या कोई अदर पदार्थ जो है नहीं मिलाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन वो हो जाएगा बी। कौन सा बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बी हो जाएगा कि वो मांसाहारी है, क्योंकि वो लाल रंग का है। आप कोई भी पैकेट देखते हो उसके ऊपर इस तरीके से 2 डॉट बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है। मैंने अभी आपको नदियों के बारे में डिस्कस किया। हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी थी, 5 नदियाँ थी यहाँ पे, व्यास, यमुना, रावी, सतलुज, और इसके अलावा जो 5वीं बची दैट इज चिनाब। इन सब के कुछ ना कुछ ओल्ड नेम है, कुछ ना कुछ पुराने नाम है, कुछ एक संस्कृत नाम है, कुछ वैदिक नाम है। व्यास की अगर हम बात करें, व्यास की अगर हम यहाँ पे बात करें, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है कालिंदी किसका नाम है। कालिंदी जो है दैट इज ओल्ड नेम ऑफ यमुना। कालिंदी किसका नाम है, यमुना नदी का जो पुराना नाम है कालिंदी है। इसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। व्यास की बात करें, व्यास का जो ओल्ड नेम है दैट इज अर्जिकिया। इसका पुराना नाम क्या है, अर्जिकिया, अर्जिकिया। रावी की बात करें, रावी को इरावती के नाम से भी जाना जाता है और पुरसुनी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ओल्ड नेम दैट इज इरावती। सतलुज की बात करें, शतुद्री, शतुद्री, ठीक है। चिनाब की बात करें, इसका जो ओल्ड नेम है दैट इज आस्किनी, आस्किनी। जो इसका ओल्ड नेम है दैट इज आस्किनी, किसका, चिनाब का। नेक्स्ट देखिएगा, भुंतर मंदिर कहाँ पे है। भुंतर मंदिर लोकेटेड है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मंडी जिले के अंदर भुंतर मंदिर लोकेटेड है। किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। कब बना था, 1527 में बनाया गया था अजबर सेन द्वारा। किसके द्वारा, अजबर सेन द्वारा जो है ये मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर की स्थापना जो है अजबर सेन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है। यानी कि ऐसा जीव जो पक्षी नहीं है लेकिन उड़ता है, जीव पक्षी की तरह दिखता है, दैट इज चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये पक्षी क्यों नहीं है, पक्षियों की कुछ एक, पक्षियों और मैमल्स में कुछ एक डिफरेंस होता है। मैमल जो है वो क्या है, वो बच्चों को जन्म देते हैं, डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि पक्षी क्या है, ये अंडे देंगे, ये अंडे देंगे। जब बच्चों को जन्म दिया है मैमल्स ने, तो ये क्या करते हैं, ये फीडिंग करते हैं, यानी कि दूध पिलाते हैं, जबकि पक्षी जो है दूध नहीं पिलाते। लेकिन जो चमगादड़ है वो मैमल की कैटेगरी में आता है, लेकिन उड़ता है, ठीक है, लेकिन उड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। भारत में कौन सा संस्थान स्थान जो है लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। कौन सी जगह को लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है, दैट इज मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज कहाँ पे है, धर्मशाला के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। यहीं पे जो तिब्बती गवर्नमेंट है उसका हेडक्वार्टर भी है, और इसके साथ साथ
बहुत सारी यहाँ पे तिब्बती जो कल्चर है, वहाँ की जो ट्राइब्स है वो यहाँ पे बसी हुई है। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मानव पाचन तंत्र की अगर हम बात करें, जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे लंबी होती है, तो ये सबसे लंबा भाग होता है। एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है आपके एग्जाम में कि पाचन की जो प्रक्रिया है हमारे अंदर, डाइजेशन का जो सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है, तो ये मुंह से शुरू हो जाता है। जैसे हम कुछ खाते हैं, जैसे हमारा सलाइवा उस चीज़ को टच करता है, तो वहीं से जो है उसकी पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस की बात करें तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसके अलावा ऑप्शन देखिएगा 8 मार्च। वर्ल्ड क्या मनाया जाता है इस दिन? वर्ल्ड वुमेन्स डे, महिला दिवस, वुमेन्स दिवस की बात करें। उसके बाद 5 जून को मनाया जाता है एनवायरनमेंट डे, यानी कि पर्यावरण दिवस। 14 नवंबर को मनाया जाता है क्या? आपका बाल दिवस। नेक्स्ट देखिए, पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? पत्ते जो है हरे होते हैं, किसके कारण की वजह से होते हैं? तो इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से जो पत्ते हैं उनका कलर हरा होता है। ये 25 क्वेश्चन थे जो कि एचपी पटवारी के एग्जाम में पूछे गए थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, हमने इन डेप्थ इनके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद जो अगला पेपर होगा हमारा 2016 का, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पे। हम पूरा जो इन डेप्थ है पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम मैथ भी डिस्कस करेंगे, इंग्लिश भी डिस्कस करेंगे और हिंदी का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, जो मैं रफली ओवरव्यू दे देता हूँ जब तक हमारी आरटीआई का रिप्लाई आता है, कि आपका जो पेपर है उसमें मैथ आएगा, ये लगभग 30 से 35 नंबर का रहेगा। इसके बाद आपकी जीके है, ये भी 35 नंबर की रहेगी जैसे कहा गया है। ठीक है, और कंप्यूटर है, ये भी 10 से 12 नंबर का आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है 120 क्वेश्चन का जो आपका पेपर है वो आएगा। इसके अलावा आपकी हिंदी रहेगी और इंग्लिश रहेगी, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे आपको। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन जो है वो जीके के अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे, साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से रहेगा, जो ऑफिशियल आ जाएगा तब तक। लेकिन जो जीके दे रखा है, मैथ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मैथ तो 100% डेफिनेटली आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो इसकी क्लासेज हम जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी मैं एक जो है वीडियो लेके आऊँगा, जो सैलरी स्लिप के लिए मैंने कहा था कि मैं आपको सैलरी स्लिप प्रोवाइड कराऊंगा पटवारी की। और इसके साथ साथ ही एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिसमें मैं आपको पूरी इनकी इनकी बुक लिस्ट, ठीक है, बुक कहाँ से आपको पढ़ना है, और यूट्यूब चैनल लिस्ट, कौन कौन से यूट्यूब के चैनल्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें प्रोवाइड करा दें, ताकि आप क्रैश कोर्स के चक्करों में ना पड़े, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप सेल्फ स्टडी से जो है इस पेपर को क्रैक कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। आपके कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है इस एग्ज़ाम को लेके या फिर किसी और एग्ज़ाम को लेके, आप बेझिझक जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।